दूसरी जानिब फरहत शहजादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर FIA अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। दरख्वास्त की कॉपी सेशन जज लाहौर को अरसाल कर दी गई है। आपको बताएं कि दरख्वास्त की कॉपी सेशन जज लाहौर को अरसाल की गई है। फरहत शहजादी के वकील अजहर सिद्दीक ने DG FIA को दरख्वास्त जमा करवा दी है, जबकि FIA में 28 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। 2 मार्च को वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। FIA ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। DG FIA फरहत शहजादी के खिलाफ वारंट की दरख्वास्त वापस लेने का हुक्म दिया। तफसीलात मोहम्मद इशफाक से जानते हैं। इशफाक, फरहत शहजादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर FIA अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में फरहत शहजादी से मुतल्लिक खिलाफे कानून कार्रवाई करने पर FIA अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। दरख्वास्त की कॉपी सेशन जज लाहौर को भी अरसाल की गई है, जबकि फरहत शहजादी के वकील अजहर सिद्दीक ने DG FIA को भी दरख्वास्त भिजवा दी है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि एंटी करप्शन इसी नौयत के मुकदमे को खारिज कर चुकी है। FIA में 28 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ और 2 मार्च को गैर कानूनी तौर पर फरहत शहजादी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरख्वास्त में यह भी नुक्ता उठाया कि FIA अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है और मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ्तारी लेने का इक़दाम भी गैर कानूनी, गैर आईनी है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने DG FIA से कहा कि DG FIA फौरी तौर पर इख्तियारात से तजावुज करने वाले FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे और गैर कानूनी तौर पर मजिस्ट्रेट से फरहत शहजादी के वारंट हासिल करने की दरख्वास्त भी वापस लेने के अहकाम जारी करे। दरख्वास्त की कॉपी DG FIA और सेशन जज लाहौर को भी अरसाल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इशफाक। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन याद रखिएगा देर है पर अंधेर नहीं है। तोशाखाना, अच्छा वो है क्या केस? बड़ी मजेदार बात है, वो जिसे बैक बता चुका हूं बार बार। सेक्शन 137 के अंदर कहा है कि अगर आप मिस डिक्लेरेशन करते हैं जो आपकी सालाना गोशवारों की, और वो 120 दिन की लिमिटेशन है, तो आपके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बन सकता है। 167 में, 170 में डिफाइन किया हुआ, 174 में सजा है इलेक्शन एक्ट के हवाले से। इमरान खान साहब का यहां क्या काम किया इलेक्शन कमीशन ने नाअहल भी कर दिया और इस्तगासा भी बना। इस्तगासा की हद तक तो मैं इत्तफाक करता हूं, लेकिन ये इस्तगासा भी हकायक से हट के है। वो कैसे, जरा समझने की बात है। यानी वो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, यहाँ लिखा जा रहा है, वो बेसिकली ही इज ए एडिशनल सेशन जज जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है इसके। और उसमें है क्या, मतलब 2018 में इमरान खान साहब ने सालाना गोशवारों में जो आमदन दी, जो कमाया, जो तोशाखाना से चीजें ली, वो आगे बेच दी, वो डिक्लेयर करनी थी 31 दिसंबर तक, वो डिक्लेयर कर दी। अब उसके लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई करनी है, नहीं की। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, 2020 में भी ऐसा हुआ, 2021 में आकर वो पुराने सालों के सारे आप चीजें खोल लें तो ये तो नहीं ना हो सकती है। और वो भी यहां क्या है, स्पीकर ने एक इस्तगासा आर्टिकल 63(2) के तहत मूव किया। स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है। स्पीकर ने तो आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में आना है, और इसका एक बेहतरीन फैसला जस्टिस शाहिद करीम ने पिछले दिनों दे दिया है, और उन्होंने इस चीज को हमेशा के लिए सेटल कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, तो इस तरह का ऑर्डर तो वो पास कर नहीं सकता है। ये आपको समझना है, ये जरूरी है समझने के लिए कि वाकई वो कोर्ट है, वो कोर्ट नहीं है। तो यहां भी 3 सालों का इकट्ठा, और वो मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह, और वो अंदाजा लगाएं कि इस हद तक बदनीति है कि आपको पता है कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब एहतजाज किया तो उस वक्त भी पर्चे दर्ज हुए, वो भी दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए हैं। क्या हुआ? दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए हैं। यहां से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाकयात किस सिमत में है। अब यहां हाजिरी यकीनी बनानी होती है। अच्छा, हाजिरी यकीनी के बाद कई एक मुख्तलिफ दरखास्तें हैं। 265D की दरखास्त, यानी कि भाई इस पर फर्द जुर्म ही नहीं बनता है, उस तरह की कई दरखास्तें दी जा सकती हैं, लटकाया जा, यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं है। साफ कानूनी तौर पर मैं नहीं समझता ये इस्तगासा बनता भी है। लेकिन वहीं उसी अदालत में दरखास्त दी गई कि जनाब नॉन अवेलेबल वारंट वापस लेने। अदालत नॉन अवेलेबल वारंट 75 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, वो पेश होने पे वापस लेती है, पहले वापस नहीं ले सकता। और
वहाँ दरख्वास्त दी गई, उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि लाजमी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब चीफ जस्टिस मिला साहब के पास ये सारे मामले जा रहे हैं जितने भी हैं। अच्छा, जो चीज़ समझने वाली है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। मिसाल के तौर पर आपका अगर सामने रख कर देखें कि क्या तोशाखाना के अंदर कोई जुर्म बनता भी है कि नहीं, यानी जो चीज़ें सारी सामने देखी, मैंने तो उस केस को बड़ा बारीकी से देखा हुआ है। अब वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, और वो असूली तौर पर बात ठीक है कि वही कोर्ट अपना ऑर्डर वापस नहीं ले सकता। अगर वापस लेना है तो वो हाजिरी यकीनी में चल के देखे और वो वापस हो जाता है। ये अमूमन नॉन वारंट हो जारी होते रहते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीज़ें उठाई गई हैं, वहाँ चीफ जस्टिस मिला साहब का तो यही कहना है कि जनाब आप पेश हो, 9 तारीख को जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपने आना है तो वहाँ भी पेश हो। यानी वो पेशी से जो है ना मामला जोड़ा गया और ऑर्डर आपके सामने आ जाता है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बातें किस जगह पे चल रही है। इमरान खान साहब को 76 के करीब FIR अब तक हो चुकी हैं। कोई एक FIR हो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की, सारी झूठे मुकदमे। उन्हें तौहीन अदालत का एक जज को कहने का देखें, फिर दहशतगर्दी के पर्चे हो जाना, फिर दहशतगर्दी तो ऐसी हाथों में बढ़ती फिर रही है। अब तो कोयटा में जो पर्चा हो गया वो तो बकायदा बगावत के हवाले से हो गया। फिर आपने देखा कि जनाब रेस कोर्स थाने में जब वो समन देने आया, जब समन भाई वसूल लोगों ने रोका है तो वो पर्चा एक अलहदा हो गया। फिर शाह महमूद कुरैशी और उन्होंने किया तो वो एक अलहदा मुकदमा तो आम सी एक बात होगी, तमगे मिल रहे हैं। ये भी कोर्टों को देखना चाहिए, हमारी कोर्टों को देखना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए आर्टिकल 186 के तहत। इमरान खान साहब को जो आप इस्लामाबाद और इधर जितने पर्चे आ जाए वो सारे के सारे पर्चे ले जाए लाहौर आकर सौब में बैठ कर करें। और मेरा ख्याल कोई मुश्किल काम नहीं। और इसमें दरख्वास्त भी एक दायर की थी सिक्योरिटी के हवाले से, वो तफसीलात मैं सुबह के प्रोग्राम में आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसमें पेश होना लाजमी इमरान खान साहब होगा। लेकिन आप रेमेडीज़ बहुत है इसके अंदर और मैं तजवीज़ दूंगा। मैं बल्कि कोशिश करता हूँ एप्लीकेशन ड्राफ्ट भी करूँ, जो मैं समझता हूँ 265D की दरख्वास्त जानी चाहिए कि इस पर फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हो सकती। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट करी पहले फ़र्द जुर्म आयद, यानी फ़र्द जुर्म ऐसे तो नहीं कोर्ट थोड़ा कह सकती है भाई, वो तो उन्होंने दी है। अगर तो फ़र्द जुर्म अगर हक़ाइक़ के मुताबिक बनेगी तो तब होगी, कह देने से तो नहीं FIR जो है ना फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। दूसरा मामला जो है वो बड़ा अहम मामला है और उसकी बड़ी तारीफ़ मिली है साबका जजों सुप्रीम कोर्ट से मुझे, और मैंने नई रविश डाली है। ये बता दूं आपको कि FIA ने जो पर्चा फराज शहजादी के नाम पर दिया है, तो साथ ही शुरू में आपने वो देख लिया होगा प्रोग्राम के शुरू में TV क्लिप आपने जो TV में चली ये बात वो आपने देख लिया होगा कि उसमें क्या तरीक़ाकार है। सुनिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी पर्चा दर्ज होता है 28 को और 2 मार्च को नॉन अवेलेबल वारंट यानी वो पहले एविडेंस क्या है, मैं खुद गया हूँ, मैं कह गया हूँ कि जो एंटी करप्शन का पर्चा ये ख़त्म हो चुका है, एंटी करप्शन के पर्चे की हैसियत ही कोई नहीं है। और जिस अदालत है उस अदालत ने ख़त्म कर दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। और फिर हाई कोर्ट में भी मामला गया था। तो वो अब मैंने जो बात डाली है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसका तो पता ही कुछ नहीं है, यानी नालायक ऑफिसर अगर इस तरह काम करेंगे। यही मैंने शिकायत लगाई है, मरासला लिखा मैंने, डायरेक्टर जनरल FIA को लिखा, डायरेक्टर FIA को लिखा, फिर मैंने सेशन जज को कहा है कि मजिस्ट्रेट बगैर देखे ही इस तरह के वारंट जारी कर देता है। सेशन जज को कहा है, डायरेक्टर ऑफ जुडिशरी को कहा है, मैंने कहा इस मामले को आप एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पर देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और ये दरख्वास्त वापस लेने का ये दरख्वास्त गलत दी है। यानी इसका कुछ जब जवाब ही कोई नहीं है। सेक्शन 75 तब आ रहा है जब अदालत में इस्तगासा चल रहा है। इमरान खान साहब का केस आपके सामने, यहाँ कौन सा इस्तगासा चल रहा है। लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जोरों से जा रही है, थोड़े बहुत नहीं, मैं फिर बताता चलूँ, जोरों से जा रही है, जोरों से। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल आपके सामने बार बार यही कह रहा हूँ कि जोरों से जा रही है। पर क्या जोरों से इजाज़त दी जा सकती है इस तरह की? बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। आप किस बुनियाद पर ये बैठ कर ये कर सकते हैं? और ये हो रहा है यहाँ हमारे यहाँ, ठीक है ना जी, हमारे यहाँ हो रहा है। और आप दूसरा जो अहम मामला था वो जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास लगा हुआ था इस्तीफ़े मंजूर करने के हवाले से, और वहाँ फवाद चौधरी खुद पेश हुए। उन्होंने कहा जी अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है, डमी अपोजिशन लीडर से मिलकर चेयरमैन नैब का इंतखाब कर लिया गया और हम असेंबली गए, अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर सारे काम अपोजिशन के बगैर होने तो पार्लियामेंट जमहूरियत का मकसद क्या? पहले आपने खुद इस्तीफे दिए, अब थोड़ा सा इंतजार कर लिया, हुकूमत तैनाती कर रही है, ये अहम मामला है। दरख्वास्त पर फैसला करते वक्त ये ज़रूर ये करेंगे।
अब इसमें मैं जो कि आज था नहीं यहाँ पर, मैं हैदराबाद हाई कोर्ट गया हुआ था, इसमें मेरी दरख्वास्त है अपोजिशन लीडर के हवाले से और चेयरमैन नैब को रोकने के हवाले से, ये साथ इकट्ठी हो गई हैं। यानी इन इस्तीफ़ों के साथ वो वाला मामला भी अब जो है ना यहाँ साथ आ गया हुआ है। तो ये अब 16 मार्च के लिए समाअत मुलतवी हुई है, उसमें ये बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं कि अपोजिशन लीडर डमी अपोजिशन लीडर है। यानी वो आया, आपने देखा शहबाज शरीफ के साथ ऐसी सरसे से एक मुलाकात की और अपोजिशन लीडर तैनात, चेयरमैन नैब तैनात हो गया। ये कैसे हो सकता है? इस तरह की इजाज़त तो नहीं ना दी जा सकती, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ये सारा जो कुछ हो रहा है आप देख सकते हैं। यानी और अपोजिशन लीडर का किरदार बड़ा अहम है। मेंबर इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन लगाना है उसने, फिर ये चेयरमैन नैब लगाना है, फिर अब याद रखिएगा जब केयर टेकर सेटअप आना है उसमें तैनाती में बड़ा हाथ है, बहुत हाथ है, उस तैनाती के हवाले से भी बहुत अहम हाथ है। और आगे आपको ले चलते हैं। उस्मान बुज़दार पेश हुए। उस्मान बुज़दार को पता नहीं किसने मशवरा दे दिया कि अभी जाकर, अभी वो इंक्वायरी की स्टेज है और वो बेल लेने चले गए हैं। बेल तो तब लेनी है जब वारंट ऑफ अरेस्ट दी हो, जब वारंट ऑफ अरेस्ट खुद कह दिया वहाँ पर आकर। लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपनी वजाहत दी कि बड़े काम की, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत काम किए और वजाहतें भी दे रहे हैं वो कि बैठ कर रहे, लेकिन उनके बहुत जल्दी की है ज़मानत की ज़रूरत क्या है। बार बार नैब के दफ्तर चक्कर लगाते फिर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, किस लिए? ये विक्टिमाइजेशन ही हो रही है ना। और वो टाइम मांग रहे थे, उन्होंने कहा अगले साल की डेट ना दे दें। यानी ये कि इतना बड़ा सवालनामा दे दिया है। अब जवाब और उनकी मर्जी है जी, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब नैब का तो ख़त्म ही कर दिया। नैब रह क्या गया है? नैब ने करना क्या है? नैब इख्तियारात क्या रह गए हैं? चेयरमैन नैब आपने बदल लिया। पहले चेयरमैन नैब ने जब देखा कि नहीं वो नहीं कर सकता, आफ्ताब सुल्तान बड़ा ऑनेस्ट आदमी था, उसने बिल्कुल इस वाले मामले में छेड़ा तक, उसने कुछ नहीं किया। उसने मेरिट पे जाने की बातें की। ये मेरिट पे कहाँ जा रहे हैं? अब जो नए चेयरमैन नैब है, नज़र आ रहा है कि वो हट के दचिया बगेरेंगे सारे मसाइल की, सारे इश्यूज़ के हवाले से, जिस तरीके से वो लेकर चलेंगे नज़र आ रहा है। लेकिन यार नैब के होकर उनको तगड़ा करें, वापस ले लें। आपको रोका है किसी ने, उसके बाद फिर जिस तरह मर्जी नैब को इस्तेमाल करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इस तरीके से नैब को खींच कर चलाएं, अपना सहारे देकर चलाएं। इस तरह नहीं चल सकता है ये निज़ाम। और सरदार उस्मान बुज़दार को ना एहतियात से काम करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शौक़ है उन्हें वहाँ नैब में पेश होने का, हाज़िरियाँ पूरी करा रहे हैं, नैब के दफ्तर में जा रहे हैं। चलें, मैंने आप तक शॉर्ट में सारी मैंने रुदाद है, सारे हालात और वाक़यात आपके सामने रखती हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।